गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज की क्लास में हम प्रूव करने जा रहे हैं कि √5, √7, √3 इस तरह के जो नंबर होते हैं उनको कैसे प्रूव करें कि वो इर्रेशनल नंबर है। क्लास 9 में भी एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी ऑफ इर्रेशनल नंबर इन क्लास 10। तो अब तुम क्लास 10 में पहुंच गए हो क्लास 9 से, तो तुमको प्रूफ करना पड़ेगा कि √5, √3, √7 ये सब जो नंबर होते हैं कैसे प्रूफ करें कि ये इर्रेशनल है। जो हमको प्रूफ करना है वो प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन है, यानी एक ऐसा मेथड जिसमें हम पहले अज्यूम करेंगे कि ये जो इर्रेशनल नंबर है वो रैशनल नंबर है, और उसके बाद जो रैशनल नंबर की कंडीशंस है वो अप्लाई करते जाएंगे। चूंकि √5 एक इरेशनल नंबर है तो वो जो रैशनल नंबर की कंडीशन है वो फॉलो नहीं करेगा, तो एक कंट्राडिक्शन होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो हम ये बात स्टेटमेंट में लिखेंगे कि देखो, अगर ये रैशनल नंबर होता तो रैशनल नंबर की सारी कंडीशन फॉलो करता, ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। या तुम इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हो, लिस्ट से तुम्हारा फ्रेंड आता है और बोलता है यार मुझे लगता है कि यहां से अगर 1 किलोमीटर दूर हम जाएंगे तो वहां आसमान जमीन से मिलता है, तो तुम क्या अपने दोस्त को बोलोगे? तू पागल है, बेवकूफ है? ऐसा नहीं बोल सकते, वी आर फ्रेंड्स। तुम उसको बोलोगे अच्छा तुमको लगता है कि अगर 1 किलोमीटर दूर यहां से जाएंगे तो आसमान जमीन से मिलता है, ठीक है, तुम्हारा कहना सही। उसका हाथ पकड़ोगे, साथ में जाओगे, 1 किलोमीटर दूर जब पहुंचोगे तो आसमान जमीन से वहां पर नहीं मिल रहा होता है, तो ये सेल्फ प्रूवन हो जाएगा कि वहां पे आसमान जमीन से नहीं मिल रहा है। तुमको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी और तुम्हारी फ्रेंडशिप भी बची रही। वैसे अगर हम तुम कोई भी देखता है तो लगता तो ऐसा ही है कि आसमान वहां जमीन से मिल रहा है, लेकिन ये सच तो नहीं है। लेकिन किसी चीज को प्रूव करने का एक तरीका होता है, बात कहने का एक मेथड होता है, राइट? तो अपने दोस्त को डायरेक्ट इनकार करने से अच्छा है तुम उसकी बात को पहले अज्यूम करो कि यस यू आर राइट, उसके बाद तुम जाओगे, ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा, वो भी खुश, तुम भी खुश, और तुम्हारी फ्रेंडशिप भी चलती रहेगी। तो बस कुछ इसी तरह से समवॉट सिमिलर लॉजिक हम इस्तेमाल करते हैं प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन की, और हम प्रूफ करते हैं कि जैसे √5 कैसे एक इरेशनल नंबर है। तो अगर किसी ने बोला कि √5 एक रैशनल नंबर है, उसने बोला, तो तुम कैसे प्रूफ करोगे कि वो इरेशनल नंबर है? उसकी बात को मानोगे, ओके ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूं कि √5 एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर की कंडीशन लगा दोगे। तो चलो अब लिखते हैं और थोड़ा थोड़ा समझते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला कि पहले लेट कर लो, लेट अस assume that √5 is a rational number। ठीक है, जो बात तुम्हारे फ्रेंड ने बोली तुमने उसको अज्यूम कर लिया कि चलो मैं मान लेता हूं कि √5 एक रैशनल नंबर है, तो हेंस वी कैन राइट √5 एज, कैसे लिख सकते हो? √5 इज इक्वल टू P/Q, यानी रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो। अगर रेशनल नंबर माने हो तो उसकी कंडीशन क्या है कि रेशियो के फॉर्म में तुम इसको लिख सकते हो, तो तुमने यहां पे रेशियो के फॉर्म में उसको दिखा दिया। अब रेशनल नंबर की कंडीशन क्या है कि P and Q वेयर, ऐसे करके लिख लो, वेयर P and Q आर इंटीजर्स, राइट? रैशनल नंबर की कंडीशन तो यही होती है कि जो P और Q हो वो इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर्स, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी कंडीशन रैशनल नंबर की होती है, ठीक है? और आगे तुमको ये भी लिखना, एंड P and Q आर कोप्राइम। अब ये समझते हैं कि कोप्राइम क्या है। देखो, दो नंबर ले लो, अगर उसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो तो उसको बोलते हैं कोप्राइम, यानी उन दोनों नंबर का तुम HCF निकालो तो 1 आता है।
तो तुमको इतना अगर समझ आ जाती है कि P और Q में जो भी कॉमन था हमने कैंसिल कर दिया, फाइनली हमको जो P और Q मिला उसमें कुछ भी कॉमन नहीं, सिर्फ 1 के अलावा। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसको लिख लिया। अब ये कुछ नई चीज लिखी नहीं, ये चीज P और Q इंटीजर होगा, Q इक्वल नहीं होगा, ये तो रैशनल नंबर की कंडीशन है। अगर तुमने माना है कि ये रैशनल नंबर है तो उसकी कंडीशन तो लगानी पड़ेगी ना कि रैशनल नंबर की भाई ये क्वालिटीज होती है कि P और Q इंटीजर होना चाहिए और Q जीरो नहीं होना चाहिए और कैंसिल करने के बाद नंबर को प्राइम होना चाहिए, राइट। तो वो कंडीशन तुमने लगा दी। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं और देखते हैं क्या जादू होता है। तो अरेंज करेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे आफ्टर रीअरेंजिंग एंड squaring on both sides। ठीक है, तो यहां पे हम अरेंज कैसे कर रहे हैं, देखो इस 5 को √5 को यहां ला रहे हैं, Q को यहां पे ला रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह से देखो तो ऐसे हो रहा है, तो ये हमने ट्रांसपोज कर दिया, ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। Q को यहां लेके गए, √5 को यहां। अब स्क्वायर भी करना है तो हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर दोनों साइड अगर करते हो तो नंबर क्या तुमने चेंज किया, नहीं, नंबर सेम ही रहता है क्योंकि दोनों साइड तुम स्क्वायर कर रहे हो। अब इसको फाइनली तुम लिखोगे तो कैसे होगा, ये P स्क्वायर हो जाएगा और √5 को अगर √5 से ही तुम मल्टीप्लाई करते हो तो वो 5 बन जाता है। तो √5 दो बार लिखोगे तो इसका हो जाएगा 5। ठीक है, अब हमको क्या मिला, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, ये मिला और मैंने इसको माना इक्वेशन 1। ठीक है भाई, इक्वेशन 1 हमने मान लिया। तो अब देखो यहीं पे बच्चों को समस्या आती है, वो समझ नहीं पाते कि किस लॉजिक के तहत यहां पे बातें बोली जा रही। तो अब बहुत ध्यान से तुम देखना, यहां पे Q क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब होता है पूरी वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। और फ्रैक्शन का मतलब होता है कुछ डिसिमल में आए, राइट। तो इंटीजर अगर तुमको लाना है तो P में एटलीस्ट एक 5 प्रेजेंट होना चाहिए, P स्क्वायर में एटलीस्ट 1 5 प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं तो कभी इंटीजर नहीं आ सकता। कैसे, अगर मैं यहां पे 25 लिखता हूं और मुझे इंटीजर लाना है, यहां पे इंटीजर लाना है तो इंटीजर लिस्ट से यहां पे 5 लाना है, तो इसका मतलब 25 में एटलीस्ट 5 प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं तो कैंसिल करने के बाद इंटीजर नहीं आ सकता। तो तुम इसको लिखोगे 5 × 5 और डिवाइडेड बाई 5, तो इसको कैंसिल करोगे तभी तो इंटीजर आएगा। अगर 5 इसमें प्रेजेंट नहीं होता तो इंटीजर नहीं आ सकता। जैसे मान लो ये होता 26 5, अब यहां पे 26 के 2 फैक्टर अगर तुम करोगे तो ये आएगा। अब देखो यहां पे 5 प्रेजेंट नहीं है प्रेजेंट नहीं है, तो पूरी तरह से कैंसिल भी नहीं होगा। जब कैंसिल नहीं होगा तो इंटीजर आएगा नहीं। इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कुछ डिसिमल में आएगी, इसको सॉल्व करोगे तो 5 × 5 = 25 ऐसे करोगे, राइट। और उसके बाद 6 में से 5 माइनस करोगे 1 आएगा, दशमलव बढ़ाओगे 0, 5 दूनी 10, तो आया वैल्यू लेकिन 5.2 आया। लेकिन 5.2 तो एक इंटीजर नहीं होता है। और यहां पे तुमने शुरू में ही माना है कि Q और P इंटीजर है, तो इंटीजर लाने के लिए ये 100% श्योर है कि P के अंदर एटलीस्ट एक 5 प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं तो ये इक्वेशन ही गलत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इक्वेशन गलत हो जाएगी, तो हमने ये अब हमको ये मानना ही पड़ेगा कि P के अंदर एटलीस्ट एक 5 प्रेजेंट है, करेक्ट। तो इस बात को अब हमको लिखना पड़ेगा, जो बातें हमने समझी। समझ गए बात, फिर से दोबारा से बताऊं, मैंने क्या बोला, ये Q इंटीजर है तो इंटीजर आने के लिए एटलीस्ट एक 5 P में होना चाहिए ताकि वो कैंसिल हो जाए, पूरा नंबर आ जाए। अगर 5 यहां पे कोई फैक्टर P में प्रेजेंट ही नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा, तो डिसिमल में आएगा। ये तो डिसिमल वैल्यू है नहीं, तो ये इक्वेशन गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि P के अंदर एटलीस्ट एक 5 तो प्रेजेंट है।
तभी इंटीजर आ सकता है। तो इस बात को अब हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिख लो, कैसे लिखोगे? दिस मीन्स 5 is a factor in p square। अब आगे लिख सकते हो, सो 5 is also a factor in p। कैसे? ये थ्योरम एक है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूव करने के लिए तो नहीं आती, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जो आता है उसमें लिखने के लिए उसकी हेल्प जरूर लेते हैं। और वैसे कॉमन सेंस से भी ये बात समझ सकते हो। देखो, ये बोल रहा है कि अगर पी स्क्वायर में 5 एक फैक्टर मौजूद है, मान लो 5 एक फैक्टर मौजूद है, तो p अगर ये है तो p ये होगा, यानी ये p स्क्वायर का मतलब 2p ना। अगर एक 5 है तो दूसरा 5 रहेगा ही रहेगा। तो ये बोल रहा है कि अगर p स्क्वायर में 5 मौजूद है तो p अगर रहेगा तब भी तो 5 होगा ना। तो वही बात यहां पे लिखी गई और थ्योरम के थ्रू भी ये हमको समझाया गया है, ठीक है। ये बात तुम यहां तक समझ गए होगे। तो अगर ये बात तुम समझ गए होगे तो आगे और भी स्टेप तुम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? देखो, यहां पे तुम ये बात लिख सकते हो, हेंस p बराबर 2c लिख सकते हो, और यहां पे c इज सम इंटीजर, ठीक है। p इज सम इंटीजर। अब ये बात मैंने क्यों लिखी? देखो, अगर यहां पे 5 होना चाहिए ना, इस p में अगर 5 प्रेजेंट है तो मैंने उस 5 को दिखा दिया कि p की जगह 5 है, लेकिन अब p तो नहीं बचेगा ना, कोई दूसरे। जैसे यहां पे 25 है, राइट। अब 25 में तुमने अगर 5 निकाल लिया तो ये 25 थोड़े बचेगा, अब तो 5 बचेगा ना। तो उसी की जगह हमने c रख दिया। मान लो कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 49 है, राइट। 49 में अगर 7 तुमने बाहर निकाल दिया तो 49 नहीं लिख सकते ना। उसी तरह से p में से अगर तुमने 7 निकाल लिया तो इसको दिखाने के लिए कोई दूसरा इंटीजर यूज करना पड़ेगा। लेस से ये c है, c की जगह 7 है, यहां पे कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो हमने मान लिया कि c कोई इंटीजर है और 5 जब हमने निकाला तो p बराबर 5c। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें हम अब वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। चलो, तो ये हम यहां पे लिख रहे हैं, पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा क्यू स्क्वायर। p की जगह हमने माना है 5c, तो यहां पे p की जगह 5c लिखेंगे और उसके बाद इसको स्क्वायर कर देंगे, और यहां पे ऑलरेडी 5 मौजूद है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 25c स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। इसको कैंसिल करोगे तो यहां पे 5 आ जाएगा, जिसका मतलब 5c स्क्वायर हो गया, राइट। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 5c स्क्वायर को मैं इधर लिख दूं, q स्क्वायर को इधर लिख दूं, खाली मैंने इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन सेम ही है। अच्छा, अगर मैं c स्क्वायर करूं तो आएगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवीजन में हो जाएगा, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक। अब देखो, सेम सिचुएशन, सेम टाइप का इक्वेशन ये बन गया। c हमने यहां पे इंटीजर माना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर की वैल्यू, पूरी वैल्यू आने के लिए q के अंदर एक फैक्टर एटलीस्ट 5 का प्रेजेंट होना जरूरी है, नहीं तो कभी इंटीजर नहीं आएगा और ये इक्वेशन हो जाएगा गलत, ठीक। ऑलराइट, तो हमने क्या माना कि अब इसके यही सेम चीज यहां पे, दिस मीन्स, क्या मैं यही कॉपी कर रहा हूं, दिस मीन्स 5 इज अ फैक्टर, किसमें? इन, यहां पे p स्क्वायर था, यहां पे q स्क्वायर, इन q स्क्वायर। सो
5 is also a factor in P, राइट? ये बात कैसे? थ्योरम से लिख दो अगर तुम और बेहतर ढंग से, थ्योरम 1.3 बाई थ्योरम 1.3 लिख दिया। अब तुमने लिख दिया तो इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब इक्वेशन 1 और 2 से तुमको क्या पता चला कि P में भी 5 मौजूद है और Q में भी 5 मौजूद है, तो तुम ये लिख सकते हो, हेंस फ्रॉम equation 1 and equation second we can say that A and B नहीं, P and Q has 5 as a common factor, है ना? तो हमने यहां पे देखा Q के अंदर भी 5 है और P के अंदर भी 5 है, तो यहां पे उसी स्टेट में लिखा कि इक्वेशन 1 और 2 से मैं ये बोल सकता हूं कि 5 Q में भी है और P में भी है। लेकिन हमने शुरू में माना क्या है कि P और Q एक को प्राइम है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं, यहां तो 5 भी दिखा रहा है। तो ये जो कंट्राडिक्शन है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्यों आ रही है, राइट? ये इसलिए आ रही है कि जो हमने अज्यूम किया है कि √5 रैशनल नंबर है, वही गलत है, तभी इस तरह का कंट्राडिक्शन आ रहा है, क्योंकि हमने शुरू में माना था कि इसमें कोई फैक्टर कॉमन है ही नहीं 1 के अलावा, तो ये कैसे कॉमन आ रहा है, करेक्ट? तो इस बात को कैसे लिखेंगे? अब इसको मैं कहां पे लिख दूं? चलो यहीं पे लिख देता हूं। तो आगे यहां पे लिख दूं, चलो यहां पे थोड़ा लिख देता हूं, बाकी जो बचेगा ऊपर लिख दूंगा, राइट? यहां पे लिख दूंगा। ओके, बट आगे लिखो, ऐसे लिख दो, दिस कंट्राडिक्ट्स the fact that P and Q are co-prime ना, कंट्राडिक्ट करता है कि को प्राइम है, को प्राइम। अब ये क्यों हुआ, यहां पे लिख रहा हूं, दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √5, ये मिटा दूं, ये तो अभी जरूरत नहीं ना अपने को, √5 is rational number, hence it proved that √5 is irrational। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो तुमने देखा यहां पे जो पॉइंट मेन डिस्कस करने का और समझने का था वो ये था कि इस पॉइंट की समझ तुमको होनी चाहिए, तभी तुम ये स्टेटमेंट लिख सकते हो। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, खाली लिखना ज़्यादा पड़ रहा था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। ये समझ में आनी चाहिए कि ये इंटीजर है, तो इंटीजर की वैल्यू अगर आएगी तभी जब 5 यहाँ पे मौजूद होगा।
इसी तरह से यहां पर ये इंटीजर है तो इंटीजर तभी आएगा जब 5 क्यू के अंदर मौजूद होगा। तो अगर 5 मौजूद है, इंटीजर की सिचुएशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम देख रहे हैं एक प्रॉब्लम आ रही है कि 5 पी में भी आ जा रहा है और क्यू में भी आ रहा है, और शुरू में हमने माना था कि पी और क्यू में तो कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा है ही नहीं, तो कंट्राडिक्शन हुआ। और कंट्राडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि जो √5 है वो एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर कभी रैशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह से √7, √11, √19 जितने और भी नंबर इस तरह के हैं, उन सबको इसी बेसिस पे तुम प्रूव कर सकते हो। तो आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।